नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार हाजिर हूँ आज की कहानी लेकर। आज की कहानी का टाइटल है 90s की वो गलियां। साल था 1991। भारत में बहुत कुछ बदल रहा था, लेकिन देश के छोटे कस्बों में वक्त अभी भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। गली नंबर 5, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की एक साधारण सी गली। इधर उधर गड्ढों से भरी टूटी फूटी सड़कें, दोनों तरफ मिट्टी की दीवारों वाले घर और बीचों बीच बहता एक नाला जो बरसात में उफान पर आ जाता था। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक घर था जिसके आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। वहीं रहता था राजू। राजू, उम्र 9 साल, बाल हमेशा तेल से चिपके हुए, आंखों में जिज्ञासा और दिल में दुनिया बदलने का सपना। उसके पास न मोबाइल था, न वीडियो गेम और ना ही कोई बड़ा सपना, लेकिन फिर भी हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। राजू की माँ कमला देवी सुबह 4 बजे उठती थी। पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर चूल्हे पर पानी चढ़ा देती। ठंड के दिनों में जब रजाई में छिपे रहते, वो गुनगुनाते हुए बाजरे की रोटी बेल रही होती। पिता हरि बाबू पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। शांत स्वभाव, जिम्मेदार, लेकिन हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे हुए। महीने के आखिर में अक्सर कहते, इस बार दूध वाला उधार नहीं देगा, लेकिन फिर भी राजू के लिए किताबें लाना कभी नहीं भूलते। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्रेम बहुत था। एक कमरा, एक रसोई और एक बरामदा, जहां रात को चारपाई डालकर पूरा परिवार तारों की छांव में सोता था। राजू का दिन सुबह 7 बजे शुरू होता था। माँ उसके बालों में नारियल का तेल लगाती, माथे पर काजल का टीका करती और उसे स्कूल के लिए तैयार करती। उसका स्कूल दूर नहीं था, 1 किलोमीटर दूर तिरंगा विद्यालय। मिट्टी की इमारत, 4 कमरे, एक खड़खड़ाती घंटी और एक लहराता झंडा। राजू स्लेट लेकर निकलता और रास्ते में चने और गुड़ वाले की दुकान के पास जरूर रुकता। स्कूल में पढ़ाई कम और शरारत ज्यादा होती थी। मास्टर जी राम प्रसाद सख्त थे, लेकिन दिल से अच्छे। राजू और उसके दोस्त किशन, सुरेश और इमरान स्कूल के बाद खेलते थे, गिल्ली डंडा, कंचे और लुका छुपी। शाम होते ही सबके घरों में एक ही आवाज आती, अभी आजा नहीं तो देख लेना। शाम को पूरा मोहल्ला आंगन में इकट्ठा होता। महिलाएं सिलाई करती, बुजुर्ग चबूतरों पर बैठकर किस्से सुनाते और बच्चे दौड़ते भागते खेलते। घरों से टेप रिकॉर्डर पर पुराने गीत बजते। राजू को सबसे ज्यादा इंतजार होता था रविवार का, क्योंकि उस दिन पड़ोस के शर्मा जी के घर रामायण या शक्तिमान देखने को मिलता था। टीवी सबके पास नहीं था। पूरा मोहल्ला उनके घर के बाहर चप्पल उतार कर बैठ जाता। कोई तकिए लाता, कोई नमक वाले चने। एक दिन राजू ने अपने पापा से पूछा, हमारे घर टीवी कब आएगा? हरी बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, जब तू क्लर्क से अफसर बन जाएगा, तब 2 टीवी लाना। राजू चुप हो गया, लेकिन उस दिन उसने मन में ही ठान लिया, मैं अफसर बनूंगा और माँ को अपना पसंदीदा धारावाहिक दिखाऊंगा, बिना भीड़ के। रात में दादी कहानी सुनाती थी, राजा रानी, राक्षस और परी की कहानियां। राजू नींद में भी मुस्कुराता रहता। हर दिन एक जैसा था, फिर भी कुछ नया था। कोई बड़ा सपना नहीं था, फिर भी जिंदगी में भरपूर रंग थे। गली नंबर 5 में जिंदगी धीमे धीमे बहती थी, लेकिन हर धड़कन में सच्चाई, अपनापन और मिठास थी। बारिश का मौसम उस साल कुछ जल्दी आ गया था। जून का महीना चल रहा था, लेकिन बादलों ने मई के आखिरी हफ्ते में ही आसमान को ढक लिया था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, वही महक जो बारिश से पहले आती थी, जैसे धरती भी किसी पुराने दोस्त को गले लगाने के लिए तैयार हो रही हो। राजू बरामदे में बैठा अपनी स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान बाहर था। आसमान में काले बादल घिरे थे और आम के पेड़ की टहनियां तेज हवा से झूम रही थी। माँ देखो ना, कब बारिश होगी, अभी मत भागो बाहर, पहले खाना खा लो, भीग गए तो फिर खांसी लगेगी, माँ ने आवाज लगाई।
लेकिन जैसे ही पहली बूंद जमीन पर गिरी, राजू की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी चप्पल छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़ा, दरवाजे से सीधा आंगन, आंगन से बाहर गली में। उसके पीछे पीछे किशन, इमरान और सुरेश भी आ गए। सब नाच रहे थे, हंस रहे थे और कीचड़ में फिसल रहे थे। राजू ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाया, बारिश आ गई, बारिश आ गई। गली के किनारे नाले का पानी तेज हो चला था। बच्चों ने कागज की नावें बनाई, पुरानी कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर। हर नाव को नाम दिया गया था, राजू एक्सप्रेस, शक्तिमान स्टीमर। राजू की नाव सबसे तेज चल रही थी। सब बच्चे तालियां बजा रहे थे। इसी बीच चप्पल पहनती कमला देवी गली में आई। बालों में गीला आंचल चिपका था और चेहरे गुस्से से लाल। राजू भीग गया पूरा। अब खांसी आई तो दवा नहीं मिलेगी, सीधे नीम की कड़वी काढ़ा दूंगी, समझे? राजू मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, काढ़ा पी लेंगे, लेकिन ये बारिश बहुत प्यारी है। कमला देवी चाह कर भी मुस्कुरा गई। एक पुराना दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया, जब वो खुद बारिश में इसी तरह भीगा करती थी। शाम तक बच्चों ने आम के पेड़ से गिरे पत्तों से नाव बनाई थी। कपड़े सबके भीग चुके थे, लेकिन चेहरे ऐसे जैसे स्वर्ग देख लिया हो। रात को राजू को हल्की सर्दी लग गई। माँ ने उसे ओढ़नी में लपेटकर चारपाई पर लिटाया, माथे पर हाथ रखा और एक पुरानी रागिनी गुनगुनाने लगी। नींद आ रही है माँ, राजू ने धीमे से कहा। उसी रात बिजली चली गई। पूरी गली में अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी मोहल्ले भर के बच्चे अपने अपने घरों में माँ बाप के बीच सिकुड़ कर लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि बारिश ने सबके बचपन को थोड़ी देर के लिए और गीला कर दिया था। बारिश 90s में सिर्फ पानी नहीं लाती थी, वो लाती थी ढेर सारे सपने, मिट्टी की गंध और वो कागज की नावें जो आगे चलकर जिंदगी के तूफानों से लड़ने की ताकत देती थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। स्कूल का आखिरी दिन था और मास्टर राम प्रसाद ने जाते जाते कहा था, अब 2 महीने बाद आना, लेकिन छुट्टियों में किताबें मत भूलना। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन किसी का ध्यान मास्टर जी की बात पर नहीं था। सबके मन में एक ही ख्याल, अब सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, अब दिन भर खेल सकते हैं और सबसे जरूरी, अब आम के पेड़ पर चढ़ने की आजादी। गली नंबर 5 में हर घर के सामने एक ना एक पेड़ जरूर था, कहीं नीम, कहीं जामुन, लेकिन सबसे खास था शुक्ला जी के घर का बड़ा आम का पेड़, ऊंचा, हरा भरा और कच्चे आमों से लदा हुआ। राजू, किशन, इमरान और सुरेश की टोली ने सुबह से ही योजना बना ली थी। दोपहर में जब शुक्ला जी सो रहे होंगे, तब पेड़ पे चढ़ना है। ठीक दोपहर 2 बजे, जब मोहल्ला गर्म हवा में सुस्ता रहा था, राजू सबसे आगे निकला, हाथ में गुलेल और जेब में पत्थर। देख किशन, तू पेड़ के नीचे खड़ा रहा, आम गिरे तो पकड़ लेना। सुरेश, तू इधर देख, कोई आया तो सीटी बजा देना। राजू पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, नीचे से सुरेश ने धीरे से कहा, अबे जल्दी कर, शुक्ला चाचा की छांव बदल गई है, वो उठ सकते हैं। राजू ने 2 आम तोड़े, फिर 3, तभी दरवाजा खुला। अरे ओ राजू, नीचे उतर, चोरी करता है मेरे पेड़ से। शुक्ला जी गुस्से में लाठी लेकर दौड़े। किशन और इमरान भाग चुके थे। सुरेश गिरते पड़ते निकल गया। राजू पेड़ से कूदा और आम वहीं छोड़कर भागा। शाम को सब फिर मोहल्ले की चौपाल पर मिले। पिटाई किसी को नहीं हुई, लेकिन डर सबके चेहरे पे था, फिर भी हंसी नहीं रुकी। अरे राजू, तू तो उड़ता हुआ कूदा था, अगली बार पतंग बांध कर आना। बकवास मत कर, आम वहीं छूट गए सारे। राजू मुस्कुरा कर बोला, टूटे नहीं, मैंने आम वहीं मिट्टी में छुपा दिए हैं, चलो सब आम खाने। सबने ताली बजाई और फिर से उसी पेड़ के नीचे जाकर आम निकाले। माँ के रसोई से चुटकी भर नमक और मिर्च पाउडर लाए। कच्चे आम को काटा गया, मसाला छिड़का गया और फिर सबने चूस चूस कर खाया, जैसे वो आम नहीं कोई खजाना हो। उस शाम जब सूरज ढलने लगा, तो बच्चों ने कंचों का खेल शुरू किया। गोल घेरे बनाए गए, कंचे जमीन में गाड़े गए
और फिर राजू ने अपनी जेब से एक सुनहरा कंचा निकाला, जिसे वह राजा कंचा कहता था। जो ये जीत गया, आज का राजा वही। खेल चलता रहा, हंसी, जीत, हार और धूल में लथपथ पैर, लेकिन चेहरे चमक रहे थे। उस दिन सबने कुछ जीता, कोई आम, कोई कंचा और कोई दोस्ती। गर्मी की छुट्टियों में ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई टाइम टेबल। दिन भर खेलना, दोपहर में गिल्ली डंडा, शाम को कंचे और रात में माँ की गोद। शुक्ला जी का आम का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन उस पर चढ़ने वाले बच्चे अब मोबाइल में बिजी हैं। लेकिन राजू की यादों में वो आम अब भी खट्टा है, वो कंचा अब भी गोल है, और वो दिन अब भी सबसे कीमती। गली नंबर 5 में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। बच्चे हो या बड़े, सबकी नजरें एक ही दिशा में लगी थी, शर्मा जी के घर की ओर। शर्मा जी के यहाँ नया टीवी आया था, वो भी बीपीएल का रंगीन टीवी। पूरे मोहल्ले में ये पहली बार हुआ था कि किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट से आगे कदम बढ़ाया था। टीवी को लाने के लिए शर्मा जी खुद अपनी स्कूटर पर गए थे। पीछे बेटे मोनू ने टेढ़ा होकर पूरा डब्बा थामा था। मोहल्ले के बच्चे स्कूटर के पीछे दौड़ते आए थे, जैसे कोई बारात निकली हो। शर्मा जी के दरवाजे पर माला चढ़ाई गई थी। पूरे मोहल्ले को आमंत्रण मिला था। शाम को शक्तिमान और उसके बाद फिल्म दिखेगी, हम आपके हैं कौन। राजू तो सुबह से ही बेचैन था। माँ ने साफ साफ कहा था, कपड़े धुलवाऊंगी, बालों में तेल लगाऊंगी, फिर ही जाने दूंगी। और जूते पहन कर जाना, चप्पल में शर्मा जी के घर मत चढ़ जाना। शाम होते ही पूरा मोहल्ला जैसे शर्मा जी के बरामदे में बस गया। गली के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब एक कतार में, चटाई बिछाए। कुछ के हाथों में नमक वाले चने, कुछ के पास कांच की बोतल और नींबू पानी। टीवी को टेबल पर रखा गया था, उसके ऊपर ताजा हार और उसके ठीक नीचे रिमोट। रिमोट देखकर ही सब चकित थे। ये ये भी किसी दिन होगा कि चैनल बदलने के लिए उठना ना पड़े। राजू ने चुपके से रिमोट छूने की कोशिश की, लेकिन मोनू ने हाथ झटक दिया। मोनू ने कहा, मत छू, पापा ने कहा है ये केवल बड़े लोग चलाएंगे। टीवी चालू हुआ। पहले आया शक्तिमान। जैसे ही गंगाधर स्क्रीन पर आया, बच्चे सीटी बजाने लगे। शक्तिमान आ गया, बुरी शक्तियां मारेगा। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब फिल्म आई हम आपके हैं कौन। राजू के लिए पहली बार था कि उसने किसी फिल्म को रंगीन टीवी पर देखा। बड़े से स्क्रीन पर माधुरी दीक्षित मुस्कुरा रही थी। राजू तो पूरी फिल्म में खो गया। जब वो सीन आया जहां दीदी तेरा देवर दीवाना बजा, तो बच्चों ने ताली बजा दी। बुजुर्ग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और महिलाएं आपस में गुनगुनाने लगी। फिल्म के बीच बीच में कभी आवाज गायब हो जाती, कभी सिग्नल चला जाता, लेकिन कोई परेशान नहीं था, क्योंकि सब एक साथ थे। जब फिल्म खत्म हुई, तब रात के 10:30 बज चुके थे। बाहर चांदनी बिखरी थी, लेकिन मोहल्ले वालों के चेहरे पर फिल्म की चमक थी। राजू माँ के साथ घर लौट रहा था। चलते चलते बोला, माँ, एक दिन मैं भी टीवी लाऊंगा, तुम और पापा सबसे पहले देखना। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू लाएगा बेटा, जरूर लाएगा, लेकिन जब लाए तो सबको बुला लेना, टीवी अकेले नहीं देखा जाता। वो रात गली नंबर 5 की यादगार रात बन गई। एक टीवी ने सबको जोड़ा, एक फिल्म ने सबकी शाम रंगीन कर दी और राजू की आंखों में एक नया सपना भर दिया। साल था 1994। गर्मी की दोपहरें अब और भी लंबी लगने लगी थी। राजू अब 11 साल का हो गया था और उसकी सोच में धीरे धीरे एक नजाकत आ रही थी, जो उम्र के साथ खुद ब खुद पनपती है। इसी साल उसके पिताजी हरि बाबू ने एक नई चीज ला कर दी, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर। राजू, इसे संभाल के रखना, रेडियो से ज्यादा बेशकीमती है, उन्होंने कहा। टेप रिकॉर्डर 2 बैटरी से चलता था। के साथ मिली थी एक ऑडियो कैसेट, हम आपके हैं कौन के गानों की। राजू ने पहली बार जब कानों में हेडफोन लगाया और गाना बजा, तो उसकी आंखें भर आई। आवाज जैसे सीधे दिल में उतर रही थी। वो अकेले में बैठकर पूरा गाना सुनता और फिर दोबारा रिवाइंड करता।
लेकिन राजू अब बदल रहा था। उसे अब स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी स्कूल की एक लड़की में थी। उसका नाम था नेहा। नेहा उसकी क्लास में बैठती थी, तीसरी बेंच पर, दीवार के पास, बालों में दो रिबन और हाथ में हमेशा एक सुंदर सी पेंसिल बॉक्स। राजू हर दिन कोशिश करता कि नेहा के बगल वाली बेंच खाली मिले, लेकिन नेहा बहुत कम बोलती थी, सिर्फ अपनी सहेली पूनम से। एक दिन राजू ने फैसला किया, वो नेहा को चिट्ठी देगा। शब्दों की दुनिया के लिए नई थी, लेकिन उसने जो महसूस किया वही लिख दिया। उसने लिखा, प्रिय नेहा, जब तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुस्कुरा कर देखना, वरना स्लेट मार देना। तुम्हारा राजू। चिट्ठी फोल्ड की, लाल पेंसिल से एक छोटा सा दिल बनाया और अगली सुबह अपनी हिंदी की किताब में रखकर स्कूल ले गया। शाम तक सोचता रहा, क्या होगा, क्या नेहा बोलेगी, क्या मास्टर जी को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले नेहा ने कुछ किया। उसने राजू को एक छोटी सी चॉकलेट दी और मुस्कुराई। राजू की दुनिया वहीं रुक गई। उस दिन शाम को जब टेप रिकॉर्डर पर पहला पहला प्यार है बजा, तो वो अपने तकिए में मुंह छुपाकर हंसता रहा। नेहा और राजू की कहानी कोई फिल्मी प्रेम नहीं था। न रोज बात होती, न रोज मुलाकात, सिर्फ स्कूल में हल्की सी मुस्कान, कभी कभी पेंसिल देना और गर्मी की छुट्टियों में एक दूसरे की कमी महसूस करना। उसने कभी नेहा का नाम घर पर नहीं लिया। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, आजकल इतना गुमसुम क्यों रहता है? राजू ने टाल दिया। माँ को क्या पता था कि उनका बेटा अब धीरे धीरे बचपन से किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंच रहा था। गली नंबर 5 अब भी वही थी, कच्ची सड़कें, नीम का पेड़, आम की चोरी। लेकिन राजू के मन में कुछ बदल रहा था। वो अब हर गाने को सुनते हुए नेहा की आंखें सोचता और हर बारिश में वो चॉकलेट याद आती। टेप रिकॉर्डर पर अब उसकी डायरी बना चुका था और नेहा उसकी पहली चिट्ठी, जो कभी भेजी नहीं गई लेकिन दिल में हमेशा के लिए बस गई। साल था 1995। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। दोपहर का समय था। नीम के पेड़ की छांव के नीचे राजू रेडियो हाथ में लिए बैठा था। दूर से किसी शादी की बारात का बाजा सुनाई दे रहा था। बच्चे उछलते कुत्ते भाग रहे थे, लेकिन राजू चुपचाप बैठा था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल में एक अलग ही असर छोड़ा। राजू के पिताजी हरी बाबू उस दिन अचानक घर जल्दी लौट आए। हाथ में एक पतली सी फाइल थी और माथे पे चिंता की रेखाएं। माँ ने रसोई से आवाज दी, खाना परोस दूं? हरी बाबू बोले, नहीं, भूख नहीं है। राजू ने पहली बार अपने पिताजी को इतना चुप देखा। रात को जब सब सो गए तो राजू पानी पीने उठा। तब उसने देखा, बरामदे में पिताजी अकेले बैठे थे। चांदनी उन पर पड़ रही थी। उनके हाथ में वही फाइल थी और आंखों में आंसू। राजू कभी नहीं भूला वो पल। वो पहली बार समझा कि पिता भी रोते हैं, बस चुपचाप। अगले दिन माँ ने बताया, पोस्ट ऑफिस की नौकरी खतरे में है। शायद ट्रांसफर हो जाए, शायद घर बदलना पड़े, शायद बहुत कुछ बदल जाए। राजू का दिल डूब गया। वो गली, वो स्कूल, वो नेहा, वो दुकान वाले अंकल, वो रेडियो, अगर ये सब छूट गया तो? उस रात पहली बार राजू ने वो चिट्ठी जलाई जो उसने नेहा के लिए लिखी थी। कहीं वो खुद को रोते हुए देखता, कहीं वो पिताजी को। उसी रात जब पिताजी कमरे में आए तो उन्होंने देखा राजू नींद में भी सिसक रहा था। हरी बाबू ने उसे पास खींचा, सर सहलाया और बोले, बेटा, मैं हर मुश्किल झेल लूंगा, लेकिन तुम्हारा बचपन नहीं छीनने दूंगा। चाहे दुनिया बदल जाए, तेरे सपनों में कोई फर्क नहीं आने दूंगा। राजू की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया, पिता वो छाव होते हैं जो धूप में खुद जलते हैं, लेकिन बच्चों को छूने नहीं देते। अगली सुबह पिताजी फिर नौकरी पर गए। चेहरे पर वही मुस्कान, अंदर हजार चिंताएं। लेकिन उस दिन से राजू बदल गया।
वो अब सिर्फ खिलौनों से नहीं खेलता था, वो जिम्मेदारी समझने लगा था। वो जान गया था कि घर की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। साल 1996। गर्मियों की तपती दोपहरों और आकाश में मंडराते बादलों के बीच एक दिन राजू की जिंदगी में फिर से एक मोड़ आया। उस दिन की शुरुआत बड़ी आम थी। राजू स्कूल से लौटा, बस्ता फेंका और सीधे दौड़ कर गया मोहल्ले के कोने वाली दुकान पर, जहां हमेशा की तरह पुराने कॉमिक्स, रंगीन पेंसिलें और टॉफियों की खुशबू बिखरी रहती थी। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, सामने नेहा खड़ी थी। बालों में दो चोटियां, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा और आंखों में हल्की झिझक। राजू, नेहा ने धीमे से पुकारा। राजू चौंका। महीनों बाद उसने नेहा को इतने करीब से देखा था। उसने खुद को संयम किया और बोला, हाँ। नेहा ने चुपचाप लिफाफा आगे बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। राजू ने थर्राते हाथों से चिट्ठी ली। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही नेहा पलटी, तेज कदमों से चल पड़ी। राजू घर लौटा, कमरा बंद किया और चिट्ठी खोली। अंदर वही शब्द थे जो कभी उसने खुद अपने लिए लिखे थे, लेकिन इस बार किसी और की लेखनी से। राजू, जब तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी, तो लगा जैसे मेरा कोई खिलौना खो गया है। स्कूल के हर कोने में अब भी तुम्हारी हंसी गूंजती है। अरे बिना रिसेस भी अधूरी लगती है। अगर हम कहीं और चले गए तो बस इतना जान लो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। नेहा। राजू की आंखें भर आई। ये 90s का प्यार था। ना कोई फोन, ना चैटिंग, ना इंस्टाग्राम, बस एक चिट्ठी और दिल में हजारों जज्बात। उसी शाम वो अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकला। रास्ते भर घंटी बजाता, हवा से बातें करता और नेहा के नाम की गूंज अपने कानों में भरता रहा। रास्ते में वो सारे पुराने दोस्त मिले। पिंटू, गोलू, शिल्पा, सबके हाथ में था कोई न कोई सपना। राजू को महसूस हुआ, मोहल्ला अब बदल रहा है। कहीं किसी के पापा ने नया स्कूटर लिया था, कहीं कोई परिवार शहर छोड़कर जा रहा था। स्कूल के बगल की दुकान अब बंद हो चुकी थी और रेडियो की जगह अब केवल टीवी आ गया था। वो 90s की मासूमियत धीरे धीरे खो रही थी। राजू ने खुद से वादा किया, इस समय को मैं याद रखूंगा। और उसने वो चिट्ठी अपनी किताबों के बीच रख दी, जैसे कोई खजाना हो। साल था 1997 का अंत। सर्दियों की हल्की धूप, पुराने लकड़ी के दरवाजे और मोहल्ले में चलती रेडियो की धीमी आवाज। राजू की माँ रोज सुबह रेडियो पर विविध भारती सुनती थी। कभी भूले बिसरे गीत, तो कभी चित्रलेखा की कहानी। लेकिन अब वो रेडियो भी पुराना पड़ चुका था। आवाज फटी फटी सी आती और बीच बीच में चुप हो जाया करता था। एक दिन राजू की माँ बोली, तू बड़ा हो गया है राजू, अब पढ़ाई पर ध्यान दे। राजू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे अपने बचपन की उन गलियों से मोहब्बत थी, जहां उसके सपनों की पतंगे हर रोज उड़ती थी। अब घर में केबल टीवी लग चुका था, लेकिन राजू की पसंद तो दूरदर्शन ही था, जिसमें जंगल बुक, शक्तिमान, देख भाई देख और रामायण। हर रविवार सुबह मोहल्ले के बच्चे राजू के घर जमा हो जाते। एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और सामने बैठे 10-12 बच्चे, सबकी आंखों में चमक। शक्तिमान जब उड़ता तो पिंटू खड़ा हो जाता, फिर कहता, देखो मैं भी उड़ रहा हूँ। राजू मुस्कुराता, उसे लगता ये पल कभी खत्म ना हो। लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा था। गोलू का परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। शिल्पा की शादी हो गई सिर्फ 16 की उम्र में। और नेहा, उसकी चिट्ठी के बाद वो राजू से दोबारा कभी नहीं मिली। सुना था उसके पापा की पोस्टिंग किसी और शहर में हो गई थी। राजू के स्कूल में अब नए टीचर आ चुके थे। पुराने मास्टर जी रिटायर हो गए। वो मास्टर जी जिन्होंने कभी राजू को पीठ थपथपा कर कहा था, तू बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा बेटा। राजू को लगता जैसे 90s की हर निशानी एक एक कर उससे छिन रही है। एक रात जब माँ का रेडियो फिर बंद हो गया, उन्होंने उसे चुपचाप उठाया और अलमारी में रख दिया। राजू ने देखा, वो रेडियो अब काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें हजारों यादें बंद थी।
राजू ने उसे ठीक करने की ठानी। वो मोहल्ले के पुराने मिस्त्री के पास गया, जिसके पास अब कोई नहीं जाता था। मिस्त्री ने कहा, बेटा, अब इन चीजों को कौन ठीक करता है? सबको मोबाइल और इंटरनेट चाहिए। राजू बोला, मुझे वो पुराना संगीत चाहिए, वो बचपन की आवाज चाहिए। मिस्त्री ने देखा, राजू की आंखों में वो 90s फिर से जिंदा था। अब साल 2001 आ चुका था। राजू अब शहर में था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। नए लोग, नया माहौल, मोबाइल का क्रेज, इंटरनेट का आरंभिक दौर। लेकिन कहीं अंदर एक कोना ऐसा था जो अब भी गांव की गलियों, लालटेन की रोशनी और दूरदर्शन की धुंधली तस्वीरों में बसता था। हर रात हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए राजू अपने पुराने घर को याद करता। एक दिन उसकी माँ की चिट्ठी आई, बेटा, बाबूजी अब कमजोर हो गए हैं, गांव की मिट्टी तुझसे बात करना चाहती है। राजू की आंखें भर आई। वो सब कुछ छोड़कर गांव लौट आया। गांव में उसी हफ्ते मेला लग रहा था, वही जो बचपन में हर साल लगता था। राजू ने देखा बहुत कुछ बदल गया था। जहाँ पहले बांस का झूला हुआ करता था, वहां अब प्लास्टिक की स्लाइड्स थी। कभी खजूर के रसगुल्ले बेचने वाला बुजुर्ग अब नहीं रहा और उसकी जगह आई थी एक चमकदार कैंडी स्टॉल। राजू ने नजरें बंद की और उन्हीं पुरानी गीतों की गूंज अपने मन में सुनने लगा। घर लौटकर जब वो अपनी अलमारी साफ कर रहा था, तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। नेहा की चिट्ठियां, भोलू के स्केच और मास्टर जी की वो टिप्पणी, राजू, जब तू पीछे देखे तो अफसोस नहीं, मुस्कान होनी चाहिए। वो घंटों उस डायरी को पढ़ता रहा, फिर अचानक उठकर बोला, मैं इस याद को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। राजू ने फैसला किया, वो अपने बचपन की कहानियां रिकॉर्ड करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि वो भी 90s को जी सके। उसने एक पुराना माइक खरीदा, रेडियो को ठीक करवाया और एक नया काम शुरू किया। 90s की वो गलियां, एक ऑडियो सीरीज। धीरे धीरे उसका काम लोगों तक पहुंचने लगा। लोग उसकी आवाज में अपने बचपन को सुनते, मुस्कुराते, रोते और फिर चुपचाप खुद से कहते, यही तो था हमारा बचपन। एक दिन जब राजू ने अपनी आखिरी कहानी रिकॉर्ड की, उसने वो रेडियो उठाया और माइक की तरफ देखकर बोला, मैंने अपने बचपन को नहीं खोया, मैंने उसे सहेज लिया है। रेडियो से हल्की सी आवाज आई, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जीवन की कहानी। गांव की सुबह थी। राजू रेडियो के सामने बैठा था और बाबूजी खाट पर चुपचाप लेटे उसे सुन रहे थे। राजू ने अपनी आवाज में एक नई कहानी रिकॉर्ड की, पापा के जूतों की आवाज। एक कहानी जो बाबूजी की मेहनत, संघर्ष और उस प्यार के लिए थी जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। बाबूजी ने वो कहानी सुनी, कुछ देर खामोश रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, अब चैन से मर सकूंगा, मेरे बेटे ने मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा दी। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। राजू ने गांव में एक छोटा सा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया। उसे नाम दिया गांव की आवाज। यहाँ बच्चे कहानियां सुनते, महिलाएं गीत गाती, बुजुर्ग अपनी यादें बांटते। लोगों को फिर से वो एहसास मिलने लगा जो 90s के दिनों में रेडियो, चिट्ठी और साइकिल की घंटी में होता था। राजू ने महसूस किया, हम समय को रोक नहीं सकते, पर उसे सहेज सकते हैं। अब साल 2025 आ गया था। राजू अब उम्र दराज हो चुका है, मगर उसकी कहानियां अब भी इंटरनेट पर हर उस इंसान तक पहुंच रही हैं जो 90s के उस सच्चे, सरल, स्नेह से भरे समय को महसूस करना चाहता है। एक युवा पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आया। उसने पूछा, राजू जी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता क्या रही? राजू चुप हुआ, फिर धीरे से बोला, मैंने अपनी पीढ़ी की कहानियों को मरने नहीं दिया। मैंने उस दौर को अमर कर दिया जिसे दुनिया ने सिर्फ बीता समय समझा था। 90s की वो गलियां कोई कहानी नहीं थी, वो हम सबकी जिंदगी का वो पन्ना था
जो धूल में दब गया था, और आज आपने उसे फिर से पढ़ा, महसूस किया और जी लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस कहानी को अपने 90s के दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी उन यादों को जी सके।